हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। चैप्टर नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस चल रहा है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन को हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है। उसी से जुड़ी चीजों को हम लोग पढ़कर गौर कर कर एक एक करके हम इन सारी चीजों को आपका देख रहे हैं। ठीक। और इनको आपका देखकर बात कर रहे थे। कल हमने भारत के आपके तटीय क्षेत्रों के जो चीजें हैं, तो जो स्टेट है पास के जो कोस्टल एरिया है वो आपके प्रदूषित हैं। किन किन कारणों से प्रदूषण है, कौन कौन सी चीजों की वजह से ऐसा हमको देखने को मिला है, ये सारे रीजंस को हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्बन उत्सर्जन क्या है, G8 क्या है, भारत यानी कि भारत जैसे विकासशील देश अपने आप को किस तरह से तर्क में रखते हैं कि भाई हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, आप लोग कर चुके हैं। हम लोग रियायत दें, कोशिश करेंगे हम उसको कम करें और हम सब्स्टिट्यूट बनाएं, और ऐसी पॉलिसी हम लोग बना रहे हैं अपने अपने रूल्स में, ताकि हम लोग क्या कर सकें, कार्बन इमिशन को कम कर सकें, ग्रीन गैसेस जो हाउसेस बढ़ रहा है उनको कम कर सकें, इन्वायरमेंट को आपको प्रोटेक्ट कर सकें, उनको प्रोटेक्शन दे सकें, उनको इनहेंस करें। ऐसे कुछ वर्किंग हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। इतना हम लोग देख चुके हैं, इतना हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग आपका देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। अब एक आप थोड़ा सा देखते हैं। हम आपका इसी में कल एक पैराग्राफ हमको मिला था और हमको देखना है निर्जन वन क्या होते हैं। दक्षिण एशियाई देशों की हम लोग बात कर रहे हैं। वन आंदोलन उत्तरी देशों में वन आंदोलन एक खास अर्थों में विभिन्न है। दक्षिणी भारत के वन निर्जन नहीं है। उत्तरी गोलार्ध के देश वन जन विहीन है और कहे कि इन देशों में वन प्रांतों के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से उत्तरी देशों में वन को निर्जन भूमि का दर्जा दिया गया, यानी कि ऐसी जगह जहां लोग नहीं बस सकते। दृष्टिकोण में मनुष्य के प्राकृतिक हिस्सा नहीं मानता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह दृष्टिकोण पर्यावरण मनुष्य को दूसरी चीजों के मानता है। ऐसी चीजें जिनमें बाग बगीचे अभ्यारण्य में आपके तब्दील कर मनुष्य को बचाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ दक्षिण देशों में पर्यावरण के अधिकांश मसले इस मान्यता पर आधारित हैं कि लोग वनों में भी रहते हैं। ठीक। वनों को विभाजन का प्रतीक के दृष्टिकोण ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड में हावी है। अधिकांश यूरोपीय देश के विपरीत इन इलाकों में अविकसित निर्जन वन क्षेत्र हैं, और यह मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध के देश विभाजन का एकदम नारद है। और हरित संगठनों ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने गरुड़ तथा अन्य शक्तिशाली पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए मुहिम चलाई है। कह रहे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ जो गरुड़ पक्षी है वो गायब हो गए हैं, और बहुत सारे शिकारी पक्षी हैं जो धीरे धीरे आपके लुप्त हो रहे हैं। ठीक है। और कह रहे हैं कि भारत के बंगाल टाइगर को बचाने के लिए मुहिम चलाई है, क्योंकि इनकी संख्या लुप्त होने लगी है और हद तक कम कम हो रही है। अफ्रीका में हाथी के दांत के व्यापार ने हाथियों की में निर्दनपूर्ण हत्या को क्रूर का लंबा मामला अभियान चलाया। अब देखिए, अफ्रीका में हाथी के दांत बिकते हैं, तो दांत बिकने के लोग क्या कर रहे हैं, एलिफेंट का जो है आपका उनको डेथ कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। विजन के कुछ पश्चात प्रसिद्ध ब्राजील संघर्ष इंडोनेशिया में छिड़े हैं। इन सभी अभियानों को ध्यान में रखकर किसी खास प्रजाति को बच रहा है। इनके साथ जो निर्जन वन परावास को संरक्षण है, जंतु और प्रजातियों को कायम करने के लिए मदद मिली है। विजन से जुड़े अनेक मामलों को हावी हैं। जैव विविधता के मसले के रूप दिखाए गए हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में विजन को अवधारणा को स्वीकृत मिलना कठिन है। इन अभियानों की शुरुआत मदद वर्ल्ड वाइड फंड से चलाई गई है, WWF। अब इसकी मदद से क्या करें, हमने हाथी को प्रोटेक्शन करने के लिए और स्थानीय लोगों की मदद से ही हम लोग क्या कर पाए हैं, इन सब चीजों को कंजर्व कर पाए। तो जानवरों को बचाने के लिए, निर्जन वनों को जीवित करने के लिए आपसी सहयोग और समन्वय के साथ साथ उन चीजों की अभ्यारण्यों में हम लोगों ने प्रयास किया है, जैसे न्यूजीलैंड वगैरह यूएस के जो वन हैं, हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनको बढ़ावा दे सकते हैं। क्लियर है, ये ध्यान रखें। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, जो कल हमने पढ़ लिया था जहां तक। देखिए, इसका एक अच्छा उदाहरण हमको कहाँ मिला है, फिलीपींस में मिला है, कि जहां कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर
ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्र कंपनी यानी कि जिनको हम एमएनसी कहते हैं में वेस्टर्न माइका कॉरपोरेशन के खिलाफ एक अभियान चलाया। कहां पर चलाया? आपको ध्यान देना चाहिए, फिलीपींस। फिलीपींस की स्थिति को थोड़ा सा आप पढ़िए, आपको जो है एशियन कंट्री दिखाई देगी। और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी वेस्ट माइका कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया। इस कंपनी का विरोध खुद इसके स्वदेशी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इस विरोध के पीछे परमाणिक शक्ति खिलाफत की भावना भी काम कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का विरोध ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी के बुनियादी अधिकारों की पैरवी के कारण भी किया। तो वहां के जो आदिवासी लोग थे, जो बेसिक उनके राइट्स थे, वो ना मिलने की वजह से लोगों ने भी क्या किया, इसमें अपनी पैर बात रखी। कह रहे हैं कि कुछ बड़े आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ भी संघर्ष रहे हैं। ऐसे ही भारत में बड़े बांधों के खिलाफ, टिहरी बांध के खिलाफ भी आंदोलन हुआ था। नर्मदा नदी पर बने आपके सरदार सरोवर बांध के लिए भी हुआ था। क्योंकि देखिए, जब बांध बनता है ना, तो बांध एक हमारा विकास का स्टेप तो है ही, लेकिन उसके साथ जो जहां पर हम लोग चेक डैम बनाते हैं, जहां पानी का बैरियर करके रोकते हैं, उसके पीछे के जंगल में आपका जल भराव होता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थान, मानव सबको वहां से शिफ्ट करना पड़ता है। उनका पर्यावास नष्ट होता है। दूसरे में जाते हैं तो उनको एडप्शन होने में या दूसरी प्रजाति उनको अडॉप्ट करने में बड़ी दिक्कत करती है, तो कॉन्फ्लिक्ट का यानी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो कुछ बांध आंदोलन बड़े खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। बांध विरोधी आंदोलन नदियों को बचाने के लिए आंदोलन के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है, क्योंकि ऐसे आंदोलन में नदियां और नदी घाटियों में ज्यादा टिकाऊ और न्याय संगत प्रबंधन की बात उठी है। 1980 के दशक के शुरुआती मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोध आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चलाया गया था। ऑस्ट्रेलिया में चला यह आंदोलन फ्लैंकिंग नदी इसके परिवर्तन वन बचाने के आंदोलन में था। तो सबसे पहला आंदोलन कहाँ चला? दक्षिणी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलियन में, फ्रैंकलिन नदी को बचाने के लिए। इस परिवर्ती वन को बचाने के आंदोलन में वन और वन विभाजन की पैरोकारी वाला आंदोलन था। यह बांध विरोधी आंदोलन भी था। कैसा था? बांध विरोधी। फिलहाल दक्षिणी गोलार्ध के देशों के तुर्की से लेकर थाईलैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तक, इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांध बनाने की होड़ लगी। भारत में बांध विरोधी नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन चले। इन आंदोलन में नर्मदा आंदोलन सबसे ज्यादा प्रमुख था। कौन सा? नर्मदा आंदोलन। यह बात ध्यान रखना है कि भारत में बांध विरोधी, पर्यावरण बचाव, अन्य आंदोलन एक साथ ही समर्थन व्यक्ति की हिंसा पर आधारित है। कैसा है? जो बांध है उन सब चीजों की एक दूसरे की हिंसा पर आधारित है। ठीक, ये सारी चीजें इसमें हमने रखी हुई है। संसाधनों की भू राजनीतिक। अब कहीं पर रिसोर्सेस हैं, उसको बहुत जगह को लेकर बहुत सारी पॉलिटिक्स हैं, चलती रहती हैं और चीजें होती हैं। किसने क्या, कब, कहां और कैसे हासिल होता है। संसाधनों की भू राजनीतिक इन सवालों से जूझती है। यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार में एक प्रमुख साधन और मकसद संसाधन है। संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच तनातनी हुई है। संसाधनों से जुड़ी भू राजनीतिक पश्चिमी दुनिया के ज्यादातर व्यापारी संबंध है। युद्ध, ताकत, संदर्भ को सोचिए। इस सोच का मूल था कि विदेशों में संसाधन की मौजूदगी, समुद्री नौवहन की क्षमता, समुद्री स्वयं इतनी लकड़ियां पर आधारित है, इसलिए जहाज सही तरह के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति में 17वीं सदी के बाद ही कुछ समय यूरोपीय शक्तियां प्राथमिकता दे रही हैं। पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधनों, रखरखावों, तेल निर्बंध आपूर्ति का महत्व बहुत अच्छी तरह से उजागर हो। कैसा है? बहुत अच्छी तरह से इन चीजों को हमने क्या किया है? उजागर किया है। ठीक है, और आप इन चीजों को देख सकते हैं। क्लियर है? पूरे शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध में विकसित देशों ने इन संसाधनों को सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उठाए। संसाधन दोहन के इलाकों के लिए समुद्री परिवहन मार्गों में इर्द गिर्द की सेना की तैनाती, महत्वपूर्ण संसाधन भंडारण, उत्पादक देशों में महत्वपूर्ण सरकारों की बहाली और बहुपर्यावरण निगम हित और अपने हित धारक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का समर्थन की देन है। कैसे है? अंतर्राष्ट्रीय जो समर्थन है उनकी देन है।
पश्चिमी देशों में राजनीतिक चिंता का केंद्रीय सरकार था कि संसाधनों तक पहुंच अबाध रूप से बनी रहे, क्योंकि सोवियत संघ इस खतरे में डल सकता है। एक बड़ी चिंता यह है कि खाड़ी देशों में मौजूदा तेल और दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के देशों में मौजूदा खनिज विकसित देशों का नियंत्रण बरकरार रहे। कोशिश क्या है कि भाई जो हमारे डेवलपिंग कंट्री हैं उनका जो है नियंत्रण रिसोर्सेज, चाहे वो तेल हो चाहे वो रिसोर्सेज हो, उन पर उनका रहना चाहिए। ठीक। अब शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद सरकारों में मौजूदा चिंता आपूर्ति को बनाए रखना था। अनेक खनिज, खासकर रेडियोधर्मी खनिज से जुड़े हैं। व्यावसायिक फैसले को लेकर सरकार भी चिंतित है। बहरहाल वैश्विक रणनीति तेल में लगातार सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बना हुआ है। तो तेल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रिसोर्सेज है वो आपका क्या है? तेल ही है। क्लियर हो? बना हुआ। 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है। कह रहे जो 20वीं सदी का जो आपका अधिकांश समय था वो तेल के ऊपर ही उसकी डिपेंडेंसी रही। एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा जाने वाले ईंधन के रूप में अपरिहार्य बना। तेल विलुप्त संपदा जुड़ी हुई है। इसी कारण इस कब्जे में राजनीतिक संघर्ष बिछड़ता है। पेट्रोलियम का इतिहास, युद्ध और संघर्ष के इतिहास से यह बात पश्चिमी एशिया के मध्य सबसे स्पष्ट रूप से नजर आती है। पश्चिमी एशिया, खासकर खाड़ी क्षेत्र, तेल के उत्पादक का 30% मुहैया कराता है। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार में 64% हिस्सा मौजूद है और यही कारण है कि इकलौता क्षेत्र है जहां तेल की मांग, खासकर बढ़ोतरी होने पर उसकी मांग पूर्ति कर सकती है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जहां इराक का ज्ञात तेल भंडार सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है। इराक क्या है? तेल भंडार है। और सऊदी अरब क्या है? दूसरे नंबर पर है। इराक के एक बड़े हिस्से में तेल भंडार की मौजूदगी है को लेकर खोजबीन अभी भी नहीं है, यानी कि कुछ हिस्से खोजे हैं बाकी नहीं। संभव है कि इराक का तेल 112 अरब बैरल से कहीं ज्यादा हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन, भारत तेल की खपत होती है, इसलिए इन देशों के इलाकों में बहुत दूरी पर है। अब देखिए जो देश में तेलों की खपत है वो इनसे ज्यादा है और यही कारण है कि तेल की चली राजनीति शीत युद्ध से लेकर आज तक युद्ध में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो पेट्रोलियम है, जो कच्चा तेल है, उसको लेकर बड़ी राजनीति है पूरे वर्ल्ड में और उसी को लेकर ये सारी अफरा तफरी भी मची। चलिए देख लिया तो आपको समस्या समझ आई कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की चीजें हैं, किस तरह की नीति को लेकर ये सारी चीजें हम लोगों को दिखाई दे रही, क्या समन्वय है, किस तरीके से सारी चीजें याद रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा विश्व राजनीति को थोड़ा सा समझते हैं। विश्व राजनीति के लिए पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भाग साफ पानी की कमी हो रही है। अब कहीं पर क्या है, जो साफ पानी है उसकी बड़ी दिक्कत है। साथ ही विश्व में हर समय स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं। आप चाहो हर जगह प्योर वाटर मिल जाए, ये भी जरूरी नहीं है। कारण है कि संभव है कि जाल संसाधन में पैदा कर कर मतभेद हैं 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित होगा। कह रहे 21 सदी में जो जल है ना, ये फसाद की जड़, फसाद का मतलब झगड़े की जड़। इसलिए जीवनदायी संसाधनों को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना है। इसी को इंगित करने के लिए विश्व राजनीति में कुछ विद्वानों ने जल युद्ध गढ़ा है। मिसाल के तौर पर हम एक प्राचीन मतभेद की चर्चा कर रहे हैं। जलधार के उद्गम में दूर बसा हुआ है देश का उद्गम, नजदीकी से बसे हुए पर इस पर बांध बनाने, इसके मध्य अतिरिक्त सिंचाई करने और प्रदूषित करने पर आपत्ति जताता है, क्योंकि ऐसा काम दूर बसे हुए देश को ही मिलने वाले पानी की मात्रा से होगी। क्या होगी? दूर बसे पानी की मात्रा से ही होगी। उसकी गुणवत्ता घटेगी। देश में स्वच्छ जल संसाधनों को
हथियाने या उनकी सुरक्षा के लिए हिंसक झड़पें होंगी। और उसका एक उदाहरण 1950 से 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन में हुआ था। इसमें प्रत्येक देश में जॉर्डन और यारमुक नदी के पानी के बहाव को मोड़ने की कोशिश की गई थी। फिलहाल तुर्की, सीरिया, इराक के बीच फरात नदी का बांध निर्माण को लेकर एक दूसरे में ठनाठनी हुई है। बहुत से देश इस नदी का साझा है, इसके बीच सैन्य संघर्ष होते रहते हैं। कैसे हैं? तो इनके सैन्य संघर्ष है वो आपका होते रहते हैं। तो भैया आने वाले समय में 21वीं सदी में जब भी जंग होगी वो किसके लिए होगी तो आपको पता होना चाहिए, वो साफ पानी के लिए लेकर आपका 21वीं सदी में जंग होने वाली है। क्योंकि वाटर क्राइसिस को हम लोग आपका झेलेंगे, वाटर क्राइसिस को हम लोग आपका फेस करेंगे। क्लियर है? जो हमें बड़ी दिक्कत पैदा करने वाला है। अब है मूलवासी। मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन, राजनीति एक साथ मोड़ देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा दी है। ऐसे लोगों को वंश बताया है जो किसी मौजूदा देश में बहुत रहते चले आए हैं, फिर भी किसी दूसरी संस्कृति या जाति मूल के लोगों को दूसरे हिस्से में देश से आए हैं। इन लोगों को अधीनस्थ बनाया है और किसी देश के मामूली वासी आज भी देश के संसाधन के अनुरूप में आचरण करने में ज्यादा आसानी और परंपराएं, संस्कृति और रिवाज अपने खास सामाजिक, आर्थिक ढर्रे और जीवन यापन करना पसंद करते हैं। कैसे हैं? जीवन यापन करना पसंद करते हैं। भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूदा लगभग 30 करोड़ मूलवासी सर्वमान्य हित विश्व राजनीति के संदर्भ में है। फिलीपींस में कोरोडाइल क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। चिली में पशुम नामक एक संख्या की घटकर 10 लाख है। जो इन संख्या घट गई है वो आपका 10 लाख है। ठीक। बांग्लादेश में चटगांव में पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हैं। अमेरिकी मूल की संख्या 3,50,000 है। पनामा नहर पर पूना नामक मूलवासी की 50,000 तादाद है। तादाद का मतलब होता है संख्या से। तादाद का मतलब किससे होता है? संख्या से। सोवियत संघ में ऐसे लोगों की आबादी 10 लाख है। दूसरे सामाजिक आंदोलन मूल तरह संघर्ष एजेंडा अधिकारी की आवाज उठाते हैं। विश्व राजनीति में मूल राजनीति की आवाज विश्व बिरादरी में बराबर का दर्जा पाने के लिए है। मूल बिरादरी के निवास में स्थान के मध्य दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, अमेरिका, अफ्रीका, पूर्वी एशिया, भारत में है, जहां आदिवासी और जनजाति कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत आसियान क्षेत्र में बहुत से द्वीपीय देशों का हजारों साल में पेंसिलिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूल हैं। सरकार इन्हीं की मांग है, इन्हीं को मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने के लिए माना जाता है। और दावेदारी विश्व भर के मूल निवासी इस्तेमाल है। अनंत काल से चलते आ रहे भौगोलिक रूप से चाहे मूलवासी अलग हो या कायम रहे, लेकिन जमीन और उस पर आधारित विभिन्न प्रकार की जीवन प्रणालियों के बारे में इसकी विश्व दृष्टि आचार्य रूप से एक जैसी है। भूमि की हानि का अर्थ है आर्थिक संसाधनों का एक आधार हानि और यह मूलवासी के लिए जीवन में बहुत बड़ा खतरा। राजनीतिक आजादी का मतलब है कि उन्हें मुहैया ना कराएं। भारत में मूलवासियों के लिए अनुसूचित जाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जहां जनसंख्या 8% के रूप में घुमंतु जाति को छोड़ देते हैं। अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। सदियों से लोग बेधड़क जितन पड़े हैं और जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। ब्रितानिया औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद राजनीतिक समुदाय में भी समान भारी चीजें हैं। ठीक उस तरीके से ये सारी चीजें हम इसमें यहाँ देखने के लिए कि कैसे लोग आपके मूल ब्रितानियाई जो लोग हैं वो कैसे अपनी चीजों को लेकर, संसाधन को लेकर, आबादी को लेकर है। तो भाई ये बात निश्चित है कि घुमंतु जातियों के रिसोर्सेस, जमीन, खेती को कब्जाना और उनके रिसोर्सेस को हत्याना और 21 सदी वाटर क्राइसिस, वाटर वॉर के लिए तैयार। ये सारी चीजें संभावनाएं हमको व्यक्त कर रही हैं, ये संभावनाएं हमको बता रही हैं।
क्लियर है, जो हमको याद है कि आखिर में ये सारी चीजें हो रही है। क्लियर है, और ये बहुत सारी चीजें हमको डिफाइन भी कर रही हैं कि ऐसा क्यों और किस लिए हो रहा है। हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधि के लिहाज से संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, लेकिन विकास का इतना ज्यादा लाभ नहीं मिल सका है। आजादी के बाद से विकास बहुत सी परियोजनाओं में चली, बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। योजनाओं का विस्थापन होने से यह समुदाय सबसे बड़ा है। दरअसल इन लोगों ने विकास में बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मूलवासी समुदाय के अधिकारों पर जुड़े राष्ट्रीय मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षा की जाती है। हाल ही के दिनों में सवाल ध्यान रखने योग्य है कि 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों में मूलवासी नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा है। इन अनुभवों और सारोकारों को एक शक्तिशाली मिली है। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंटेलिजेंट पीपल का गठन हुआ है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले परिषद के परामर्शदात्री का परिषद का दर्जा मिला है। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकार ने संबंध 10 स्वदेशी संगठनों को भी दर्जा दिया है। अगले वैश्वीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन की चर्चा की गई है। इनमें अनेक आंदोलनों ने मूलवासी अधिकारों पर जोर दिया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो फंडामेंटल चीजें हैं उन्होंने उस पर जोर दिया। क्लियर है, ये सारी चीजें आपका। चलिए देख लिया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कितना कुछ तक यहाँ रहा, कैसी दबावदायी, कैसी जिंदगी कैसी रहा। तेल देखो तेल की धार देखो, ये कहानी आपने सुनी होगी। तेल देखो तेल की धार देखो। हमारे जीवन में पेट्रोलियम पर आधारित उत्पाद की कड़ी अतिहीनता है। टूथपेस्ट, पेसमेकर, पेंट, स्याही, दुनिया को परिवहन के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसका 95% पेट्रोलियम से ही पूरा होता है। पूरे औद्योगिक दुनिया में पेट्रोलियम पर बूते पर टिकी है। इसके बिना इनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हालांकि जमीन के नीचे अभी भी अरबों बैरल तेल हमारे इस्तेमाल का इंतजार में पड़ा है। फिर भी देशों के बीच विवाद है। कह रहे अब भी बहुत तेल है, अरबों बैरल पड़ा है, लेकिन विवाद है। काला सोना मूल के शाही खानदान से, कह रहे मैं काला सोना हूं और मुल्क के शाही खानदान से हूं। मैं ही हूं वो शख्स हूं जिसको धन कुबेर कहते हैं। जब से मेरे मुल्क में काला सोना मिला है, यानी कि कच्चा तेल मिला है, कच्चे तेल को हम लोग काला सोना कहते हैं। मेरी सुल्तान की करामात हो रहे। जनाब बिग ऑयल और हुकूमत ही रोज एक खजाना खो जाइए। हमने तेल खोजा है और सौदा पटाया है। इस लोगों में हथियार है, हथियार का बोझ मुझे भारी लगाना पड़ा है। हथियार में तदा फदा है, दांत निपोती हैं, अबौक हैं। इन हथियार के दम पर ही बदले मैंने बिग ऑयल और अपने बेटे पोते को तेल और अपनी वफादारी दी है। खुशहाली का मालूम है, मजे मस्ती मौज फौज, मुल्क की गश्ती है, ये सारी चीजें हैं। बेशकीमती चीजों की कदर करता हूँ, आयल बिग ऑयल कहता हूँ। राष्ट्रपति आजादी के जौहरियों की कीमत बनाने और इसके मुल्क की आजादी और जौहरियत के 7 साल के भीतर ही आपको उसको बंद करके रखूँ। कैसे है, इन सबको मैं आपका बंद करके आपका रखूँ। ठीक है, तो इस तरह से काला सोना है और पूरा चैप्टर हमारा हो चुका है। क्लियर है, चलिए ध्यान देंगे, चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया और इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपने चैप्टर को विराम देते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत